नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीसेट। देखो, सीसेट आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम इसलिए नहीं बनी है कि सीसेट बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम इसलिए बनी है क्योंकि सीसेट क्या है, हम पढ़ते नहीं है। हमारा पूरा टारगेट केवल जीएस को लेकर रहता है। हमारा पूरा टारगेट किसको लेकर रहता है? जीएस को लेकर रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जीएस को लेकर ही अपनी सारी पॉलिसी तैयार करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सीसेट को लेकर भी तैयारी जारी रखेंगे, ताकि हमें कभी भी कोई भी दिक्कत इस तरह की ना हो। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम सीसेट को बड़े अच्छे से तैयार करें। देखो, सीसेट को तैयार करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो, सीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले हमें ओल्ड पेपर देखने पड़ेंगे। हमें क्या देखने पड़ेंगे? ओल्ड पेपर देखने पड़ेंगे। भैया, पुराने पेपर में क्या पैटर्न रहा है, ठीक है। हम देखेंगे ओल्ड पेपर जितने भी हैं, उसको हम चेक करेंगे कि क्या पॉलिसी रही है एग्ज़ाम बनाने में। देखो, सी सेट में क्या रहता है, देखो, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंसिव और रीजनिंग, ये 3 टॉपिक रहते हैं, ठीक है। इन 3 टॉपिकों में हमें अपनी तैयारी को बेटर बनाना है। आप देखेंगे, देखो, मैं जो भी बात बोलता हूँ वो फैक्ट के तौर पे बोलता हूँ, ठीक है, बेवजह मैं नहीं बोलता हूँ। तो इसलिए मेरी मेरी क्या, किसी भी टीचर की बात अगर आप मानते हैं तो उसके पीछे अपना कॉमन सेंस लगा के माने। क्योंकि पता है क्या होता है, देखो, मैंने देखा है ज़्यादातर टीचर क्या होते हैं, जिनको कॉम्प्रिहेंसिव आता है, वो कहेंगे कि केवल कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ के चले जाओ, आपका सी सेट निकल जाएगा। लेकिन क्या होगा, आपका नहीं निकलेगा। आप टीचर को फ़ोन करेंगे कि सर मेरा तो नहीं निकला, तो वो ये कहेंगे नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगली साल वो अपनी पॉलिसी बदल देंगे। वो कहेंगे नहीं भाई, सी सेट से तो, इससे कॉम्प्रिहेंसिव से नहीं होगा, आप रीजनिंग भी पढ़ना, आप मैथ्स भी पढ़ना। एक्चुअल में होता क्या है, देखो, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव आती है वो आपसे कहेगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव करके चले जाओ, ठीक है। जिनको सी सेट आता है, वो मैथ्स आता है, वो कहेंगे मैथ्स करके चले जाओ। जिनको रीजनिंग आती है वो कहेंगे रीजनिंग करके चले जाओ। लेकिन एक्चुअल में आपको तीनों ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तीनों पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सी सेट निकलेगा। लेकिन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 में से कम आपको 2 तो तैयार करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। आप कोई से भी 2 कर लो, या तो मैथ कॉम्प्रिहेंसिव कर लो, या रीजनिंग कॉम्प्रिहेंसिव कर लो, या मैथ रीजनिंग कर लो। मतलब 2 टॉपिक तो आपको डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे, तभी आपका ये पेपर निकल पाएगा। अब जीएस में आप कितने भी नंबर ले आओ, लेकिन सी सेट में अगर क्रैक नहीं किया, सी सेट क्वालिफाई नहीं किया, तो आप गेम से बाहर हो, ठीक है, आप गेम से सीधे बाहर हो जाओगे। तो इसलिए सी सेट बहुत ज़रूरी बन गया। प्रॉब्लम ये है कि हम सी सेट को कभी देखते ही नहीं है, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले देखते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारा तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में सी सेट बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। तो सी सेट को हम इजीली नहीं लेंगे, हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसके मैक्सिमम आप देखेंगे, देखो कितने क्वेश्चन रहते हैं, 25, ठीक है, 30 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, लगभग इसका 30 का रेशो रहता ही रहता है। 30 to 25 इसका रेशो रहेगा ही रहेगा, आप कभी भी देख लें। स्टार्टिंग से ये पैटर्न रहता है, लगभग 25 से अबव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप पीछे भी देखेंगे तो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग 25 क्वेश्चन ये एवरी ईयर इसके रहते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मेरा टारगेट है कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होगा, देखो, कि प्रॉब्लम ये आती है कि इतना बड़ा लेंथी पैसेज होता है, ये इतना बड़ा, तो आप कैसे पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही ये क्लास ली गई है। देखो, इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे हम। एलिमिनेशन मेथड वो होता है, वो शॉर्टकट की, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। मतलब होता है ना कि इतना अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, इतना हम पढ़ेंगे तो लगभग 2 से ढाई घंटे तो हमारे पैसेज पैसेज में लग जाएंगे, तो हम आगे का पेपर कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई इशू नहीं होगा और कम से कम टाइम में आप बड़े आराम से अपना
सी सेट क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव का स्टार्ट करते हैं। देखो अब सबसे पहला रूल क्या है, रूल मैं बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए सबसे पहला रूल है कि आप पैसेज को ना पढ़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ें। तो इसमें क्या होगा, देखो अब जो इस तरह के पैसेज होते हैं, जो करंट से जुड़े पैसेज होते हैं या जो जीएस से जुड़े पैसेज होते हैं, उनके लिए आपको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम आजकल पैसेज का पैटर्न यही रहा है। ठीक है, तो आप अंदर घुस के ना पढ़ें, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आएँ। देखो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको पैसेज पढ़ना ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो आपके उत्तर केवल परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। यहाँ पर एक वार्निंग दे दी है। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, ये वार्निंग सुनकर क्या करेगा, वो पूरा पैसेज पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वार्निंग दे दी कि आपका आंसर केवल इसी पे होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो जानबूझ के ऐसा देते हैं ताकि आपका ध्यान क्वेश्चन पे ना जाए और केवल पैसेज पे आपका ध्यान रहे। और मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, उनका पूरा ध्यान क्या होता है, इसको पढ़ने में, एक एक लाइन अंडरलाइन करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, बड़ा खतरा है, ये है, इस तरीके से वो पूरे पैसेज को पढ़ते हैं, फिर वो क्वेश्चन को टैकल करते हैं। लेकिन नहीं, अब की बार उल्टा करना है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ और बाकायदा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात ठीक लगे तो ही फॉलो करना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आप जैसे करते आ रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, केवल कीवर्ड को पकड़ना है, बाकी हम छोड़ देंगे। वो इम्पोर्टेंट बात जो हमसे पूछी गई है केवल वही पढ़ेंगे। देखो उत्पादन के स्वरूप में धारणीयता, अधारणीयता की बात कर रहा है। अधारणीयता मतलब, ठीक है, अधारणीयता की ये बात कर रहा है। तो हम अधारणीयता क्या होती है, देखो धारणीयता क्या होती है, सतत विकास से जुड़ी होती है। ठीक है, सतत विकास आपको पता ही है, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक विकास करना, यही सतत विकास है। ठीक है, यही हमारा सतत विकास है। तो हमें असतत विकास की बात करनी है, अधारणीयता की बात करनी है। तो जो भी सतत विकास होगा वो हमारा रोंग होगा। तो इसमें हम देखेंगे, देखो जीवाश्म ईंधनों का भारी निर्भरता था, मतलब जीवाश्म ईंधन पर अगर हम ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो क्या सतत विकास होगा, धारणीयता आएगी? तो नहीं आएगी। तो ये हमें यही तो पूछ रहा है, अधारणीयता। तो अधारणीयता पूछ रहा है तो ये तो हमारा सही होगा। अधारणीयता पूछ रहा है तो एक जिसमें है वो हमारा सही होगा। ठीक है, अब एक जिसमें है वो हमारा सही होगा, तो ये तो हमारा पहले ही कट जाएगा कि दो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए हमारा सही है। ठीक है, ए हमारा सही है तो ए जिसमें वो सही होगा। संसाधनों की सीमित उपलब्धता। ठीक है, अब सोच लो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लो नहीं आ रहा है, या मान लो ये भी नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो हम क्या करेंगे, देखो ये बड़ा इजी सा दे रखा है, पुनर्चक्रण। देखो रिसाइकलिंग, अगर हम किसी चीज़ का रिसाइकिल कर लेते हैं, मान लो कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करेंगे तो वो क्या होगा, वो सतत विकास ही तो है। ठीक है, वो क्या है, वो सतत विकास ही है। ठीक है, अधारणीयता है, वो क्या है, अधारणीयता। तो ये तो हमारा डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, अधारणीयता के बारे में पूछा है, तो ये तो धारणीयता होगी, पुनर्चक्रण तो धारणीयता हो गई, तो ये हमारा नहीं होगा। अब जिसमें भी 3 है उसको हम कट कर देंगे, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो हमारा अब क्या बचता है, केवल यही आंसर बचता है। तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो अब इसमें मैंने पैसेज पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन ये कह रहा हूँ कि देखो सब में नहीं होता, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होगा। जिसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तब आपको पैसेज पढ़ना है। इसमें क्या होगा, मान लो कि 30 पैसेज हैं, तो 30 में से 25 तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि 5 आपके गलत भी हो जाते हैं तो इसमें क्या इशू है। लेकिन सोचो 2 घंटे आपको पूरे पैसेज करने में लगेंगे। ठीक है, लगभग 2 घंटे लगेंगे पूरे पैसेज को पढ़ने में, लेकिन आपको केवल 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 1 घंटे में आप सारे पैसेज कर लेंगे। तो हमारा 1 घंटा तो बचेगा ना, केवल हमें टाइम मैनेजमेंट करना है इस पूरे एग्ज़ाम में। और देखो सी सेट जो होता है ना, ये माइंड गेम होता है। ठीक है, ये माइंड गेम होता है, केवल आपके दिमाग से खेला जाता है। चाहे आप जीएस का पेपर ले लो, चाहे आप
सी सेट का पेपर ले लो। ये केवल आपके माइंड को चेक करने के लिए होता है कि आप ऑफिसर बनने लायक हो या नहीं। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ही क्वालिफाइड पेपर होते हैं। असली पेपर तो आपका मेंस से होता है, ठीक है, वहीं से तो आपकी रैंक लगती है। ये पेपर तो रैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल ये क्वालिफाइड पेपर होते हैं, जीएस भी और सी सेट भी। और जीएस में केवल में आपकी मेरिट बनती है मेंस में पहुंचने के लिए, ठीक है। उसका एग्ज़ाम में कोई भी नंबर नहीं जुड़ता है, केवल मेरिट बनती है। और सी सेट में केवल क्वालिफाइड पेपर होता है। आप इसमें सी सेट में टॉप करो या पास करो, एक ही बात है, लेकिन आपको पास करना होता है। लेकिन जीएस के नंबर हमारे मेरिट लिस्ट बनती है, इसलिए जीएस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा टारगेट क्या रहता है, पूरा का पूरा जीएस। हम सी सेट की तरफ तो देखते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम सी सेट क्या करेंगे, दिमाग से खेलेंगे, ठीक है। और हमें कुछ नहीं करना है, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी बड़े आराम से सी सेट कर जाएंगे, ठीक है। मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ एक एक बात। अब अगला चलते हैं हम। देखो अगला क्या कह रहा है, विकसित देश और विकासशील देशों के धारणीय मानव। अब देखो यहाँ धारणीय की बात कर रहा है, ठीक है, धारणीय की। और उसमें क्या कर रहा था, अधारणीय की। देखो इसमें केवल अ का फर्क है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल गया अब इससे। धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि धारणीय मानव कैसे सहायक हो सकते हैं विकास को लेकर, ठीक है, धारणीयता की बात कर रहा है। कम लागत पर ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर। देखो अब देखो परिभाषा क्या है, सतत विकास की परिभाषा ये है, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक विकास करना। तो ये क्या कह रहा है, कम लागत मतलब कम से कम, ठीक है, और मैक्सिमम ऊर्जा की बात कर रहा है, ऊर्जा के स्रोत। तो ये तो हमारा ठीक होगा, क्योंकि ये धारणीयता की बात कर रहा है, पहला तो हमारा सही है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है सार्वजनिक परिवहनों में सुधार के लिए नामात्र ब्याज की दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर। देखो अब ये सार्वजनिक परिवहन की बात कर रहा है। देखो जितने भी सार्वजनिक परिवहन होंगे, मान लो कि एक बस है, ठीक है, एक बस में 30 लोग सफ़र करते हैं, ठीक है, लेकिन एक गाड़ी में केवल कितने लोग सफ़र करते हैं, एक ही करते हैं। जब एक ही करते हैं ना, तो पूरी गाड़ी का जो सोर्सेज है, इसमें फ्यूसेस फॉयल लगता है, सब कुछ लगता है इसमें। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और ये संसाधनों का क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा रोड पे गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। तो इसलिए यूँ कह रहा है परिवहन को, मतलब सार्वजनिक परिवहन की बात कर रहा है। सार्वजनिक की जगह अगर यहाँ प्राइवेट होता तो ये गलत हो जाता है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक होगा। मान लो कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप थर्ड देख लो, उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो जब उत्पादन और उपभोग का स्वरूप बदलेगा तो वो हमेशा बेटर ही होता है ना, हमेशा बेटर ही होगा। अगर हम उत्पादन का स्वरूप बदलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम बेकार स्वरूप लेंगे। बेकार से तो अच्छा है जो हमारा चल रहा है वही होगा। तो ये भी हमारा ठीक होगा। तो इस तरीके से मान लो हमारा एक भी ठीक है और तीन भी ठीक है। तो एक और तीन किस में है, एक और तीन किस में है, एक और तीन किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो हमारा तीनों आंसर होंगे। तो ऐसे ही मान लो हम कहीं पर भी रुक जाते हैं। देखो सी सेट का रूल क्या है, सी सेट का एक रूल और बताता हूँ। सी सेट में क्या होता है, एक एक ऑप्शन ऐसा होता है जो डेफिनेटली गलत होगा, वो आपके क्वेश्चन से मैच ही नहीं करेगा। केवल आपको क्या करना है, उसको पकड़ना है। जैसे ही आपने उसको पकड़ लिया तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये वाला था, ठीक है, ये बिल्कुल गलत था। हमने जैसे ही इसको क्रॉस मारा तो हमारे दो ऑप्शन हट गए, ठीक है, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो हमारी यहाँ गेम हट गई, ठीक है। तो लगभग हमारा 50% तो रेशियो रहा ना इसका ठीक होने का, 50% तो रहा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अब देखो ये सेकंड आ गया, ठीक है, ये पैसेज सेकंड है उसी का पार्ट ये, ठीक है। ये देखो क्या कर रहा है, ये तीन प्रश्नों की बात कर रहा है, तो ये उसी का पार्ट है। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पैसेज पे। अब देखो सेकंड पैसेज कितना बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होनी होनी है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार समझ में नहीं आया, दो बार नहीं आया,
क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप पैसेज में सारा ध्यान लगा रहे हैं, आप इसको पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते आपके 10 से 15 मिनट तो इसी पैसेज में लग जाते हैं, ठीक है, 10 मिनट इसमें लग गए, तो आप कैसे पेपर कर पाएंगे। तो डायरेक्ट कहाँ जाना है, हमें सीधा क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वना अन्मूलन, ठीक है, वनो अन्मूलन की बात कर रहा है ये, ठीक है। क्या परिणाम होंगे, वना अन्मूलन से क्या परिणाम होंगे। मान लो कि वनान्मूलन का मतलब क्या होता है, जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ये ट्री है हमारा, लेकिन वनों का कम होना, वनों का हास्य होना, वनों का कम होना वनान्मूलन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वनान्मूलन, वनों का कम होना। अब वन कम होंगे, वन अगर कम होंगे तो क्या होगा, वन अगर कम होंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें पैसेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई, इतना तो एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा ही है, ठीक है। तो हमें ये कीवर्ड देखने हैं, ठीक है, हमें कीवर्ड देखने हैं, तो उसके परिणाम क्या होगा। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी देखना है हमें, ये सही में पूछ रहा है, ये नहीं में पूछ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सही में पूछ रहा है, और ऐसे ही पिछले भी हमारे सही में पूछे हैं, ठीक है, जैसे ये भी सही में पूछा है कि सही कौन सा है, और ये भी हमारा सही में पूछा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये सही में पूछ रहा है, तो वनोन्मूलन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब अगर ऐसा होता है, वन अगर कम होते हैं तो क्या क्या इफेक्ट बढ़ेगा। देखो मृदा संसाधनों का क्षरण होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो पहाड़ों पर अगर वन कम हो जाते हैं तो लैंडस्लाइड होता है या नहीं होता है, तो पहला तो हमारा सही है, ठीक है, पहला तो हमारा सही है। आम आदमियों के लिए ज़मीन की कमी, मान लो कि ये आपको नहीं पता, ठीक है, ये आपको नहीं पता, तो हम इसको देखेंगे, कृषि के लिए जल की कमी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर होगा उसके लिए जल की कमी होगी, ठीक है। तो हमारा पहला तो सही है, तो जिसमें हमारा पहला है हम उसको तो करेक्ट कर देंगे, तो इसको हम रोंग कर देंगे, ठीक है, इसको हम रोंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को हटाते चलेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो वन हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब हमें देखना है कि इसमें से क्या होगा। आम आदमी के लिए ज़मीन की कमी, देखो आम आदमी के लिए ज़मीन की कमी कैसे हो जाएगी, ठीक है, आम आदमी के लिए ज़मीन की कमी कैसे हो जाएगी, बल्कि ज़मीन बढ़ेगी ना, आम आदमी के लिए ज़मीन बढ़ेगी। जब वन नहीं होंगे तो ज़मीन तो बढ़ेगी ना, ज़मीन क्या होगी, बढ़ेगी। देखो एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, ज़मीन बढ़ जाती है, ठीक है। कृषि के लिए जल की कमी, कृषि के लिए जल की कमी ये होगी भैया, एग्रीकल्चर के लिए जल की कमी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आदमी के लिए ज़मीन की कमी नहीं होगी, बल्कि ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी उसके पास, क्योंकि वन होंगे नहीं तो वो ज़्यादा ज़मीन का यूज़ कर सकता है। तो ये दो हमारा गलत होगा, ठीक है। अब जिसमें टू है वो हम रोंग कर देंगे, जिसमें टू है हम उसे रोंग कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 3। देखो अब इसमें मैंने पैसेज पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और डायरेक्ट हमने आंसर लगा दिया। तो इस तरीके से हम सी सेट को कर लेंगे। अब सी सेट में हमने क्या पढ़ा, देखो सी सेट में हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीज़ पढ़ी। सबसे पहली चीज़ सीधा क्वेश्चन पे जाना है हमें, ठीक है। दूसरा सी सेट का रूल क्या है कि कोई ना कोई इस पूरे में एक तो ऐसा होता ही है जो हमारे क्वेश्चन से बिल्कुल मैच नहीं करता, केवल हमें उसको पकड़ना है, ठीक है। जैसे ही हम उसको पकड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही आज की क्लास थी, ऐसे ही अगले टॉपिक भी मैं लाता रहूँगा। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आप, थैंक यू वेरी मच।